अब बारी बिहार के इतिहास की। अब जरा बिहार को आजादी के बाद देखते हैं। राजनीति की चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले बिहार की प्रमुख घटनाओं को देखते हैं। बिहार की अधिकतर भूमि का मालिकाना हक 1960 से पहले जमींदारों के हाथ में था। उसके बाद 1970 तक यह जमींदारों के हाथ में ही रहा, जब तक बिहार भूमि सुधार कानून लागू नहीं हुआ। इस कानून ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और भूमिहीनों को सबल बनाने के लिए लैंड सीलिंग एक्ट लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीनों की अवस्था को सुधारना था। इस कानून ने ऊंची जाति वाली जैसे राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहारों तथा दलितों के बीच एक स्वाभाविक संघर्ष को जन्म दिया, जो कालांतर में और भी गहरी होती गई। बिहार में जातिवाद का जन्म यहीं से होना शुरू हो गया, अगर यह कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाद में इसी संघर्ष ने माओवाद और नक्सलवाद से बिहार को एक निरंतर चलने वाली अंतहीन लड़ाई में झोंक दिया। अब जरा आजादी के बाद बिहार की राजनीति को देखते हैं। उस समय श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह दोनों ही महान और अद्वितीय नेता थे। उन्होंने 2 दशक तक शासन किया और अपने शासनकाल को एक मिसाल के तौर पर कायम किया। दोनों ही गांधीवादी विचारधारा के अनुयायी थे। दोनों को ही सत्ता और जनता दोनों का समर्थन प्राप्त था। उस समय पूरे बिहार पूरे भारतवर्ष में बेहतर प्रशासन का एक नमूना था। नेहरू जी ने पॉल एफबी को हर एक राज्य का दौरा करने को भेजा था। उसने बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया था और आज की हालात पर भी चर्चा करेंगे। पर इसके साथ यह भी सत्य था कि ये सभी बड़े नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह सब अपने अपने जातीय संगठन से भी जुड़े थे। उच्च जाति से अलग पिछड़ी जातियों के भी नेता अपने संगठन से भी जुड़े थे। बाबू जगजीवन राम और त्रिवेणी संघ के सदस्य इसको समर्थन देते थे। त्रिवेणी संघ ने तो एक सूची राजेंद्र प्रसाद को सौंपी थी और सूचीकृत सब दलितों को मंत्रिमंडल में शामिल करने को कहा था। बाबू जगजीवन राम को तो नेहरू जी ने दिल्ली बुला लिया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया। वह सबसे कम उम्र के मंत्री थे। बिहार में श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह के समय से बिहार की प्रगति आशा के अनुरूप हुई। बिहार में इनके ही शासन काल में बरौनी थर्मल पावर बना, रिफाइनरी लगी, साउथ बिहार में टिस्को का विस्तार हुआ, टेल्को बना, बोकारो में हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट लगा, बोकारो स्टील सिटी को बिहार में उद्योग लगाने की अनुमति मिली। शिक्षा के महकमे में बीआईटी सिंदरी और आरआईटी मेसरा रांची में खुला। समस्तीपुर में पेपर मिल खुला। मधुबनी के रैयाम में चीनी मिल से उस इलाके के गन्ना उत्पादकों में संपन्नता आई। ये 14 साल बिहार का विकास काल था। पर इसके साथ साथ जातीय वर्चस्व की अभिलाषा भी चलती रही और इन दोनों बड़े नेताओं के बीच अंदरूनी खींचातान चलता रहा, एक राजपूत और दूसरा भूमिहार। आजादी के बाद जो पहला चुनाव बिहार में हुआ, उसमें टिकट के बंटवारे को लेकर यह और भी उजागर हो गया। उस समय बिहार में इन दोनों को छोड़कर और कोई कद्दावर नेता नहीं था। बाबू जगजीवन राम और राजेंद्र प्रसाद पहले ही केंद्र की ओर प्रस्थान कर चुके थे। जयप्रकाश नारायण जरूर कद्दावर नेता थे, पर उनका कांग्रेस से मोहभंग चुनाव में हार के बाद हो चुका था। दूसरा चुनाव 1957 में हुआ और इस चुनाव ने प्रत्यक्ष जातिवाद को प्रश्रय दिया। महेश प्रसाद सिन्हा और केबी सहाय दोनों चुनाव हार गए थे, पर महेश प्रसाद सिन्हा राज्य खादी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए और जातीय पक्षपात के आधार पर उनकी भरपाई की गई। जेपी ने इसका विरोध श्री कृष्ण सिंह को पत्राचार द्वारा किया। बदले में श्री कृष्ण सिंह ने भी जेपी पर यह आरोप लगाया कि वह अपनी कायस्थ जाति के राजनीतिक केबी सहाय को बढ़ावा दे रहे हैं। जातिवाद यहीं से बिहार के विकास के लिए खतरनाक मोड़ ले चुका था। उसके बाद बिहार में अनिष्टकारी घटनाएं तेजी से बढ़ती गईं। अनुग्रह नारायण सिंह का देहांत 1957 में हो गया। 61 में श्री कृष्ण सिंह भी दिवंगत हो गए। जयप्रकाश भी अपनी पार्टी के हार के बाद राजनीति से संन्यास ले चुके थे। अब सारा परिप्रेक्ष्य इस तरह से था कि अपनी जीत के बाद भी कांग्रेस का आंकड़ा नीचे गिरता जा रहा था। 1957 में इसने 210 स्थान हासिल किया था, जो 1962 में घटकर 185 रह गई। इस समय वामपंथी और समाजवादी दलों में बढ़ोतरी देखी गई थी। समाजवादियों और वामपंथियों को आगे आना कांग्रेस को चुनौती दे रहा था। 1962 में
जीत के बाद विनोदानंद झा बिहार के मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस की स्थिति सिर्फ बिहार में ही नहीं, केंद्र में भी कमजोर दिखने लगी। 1962 के चीन युद्ध ने इसे और भी कमजोर कर दिया। उसी वक्त सीन पर आए तमिलनाडु के टी कामराज। इन्होंने कांग्रेस पार्टी में जान फूंकी और सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को अपना पद छोड़कर जनता के बीच में जाकर काम करने को कहा और पार्टी को नए सिरे से तैयार करने के लिए आगे बढ़े। इससे कांग्रेस में नई जान आई। अब भारत के विपक्ष की। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझसे यह सवाल पूछा है कि बाकी सब तो ठीक, पर अब कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? आप तो कांग्रेस के अग्रणी पंक्ति में रहे हैं। मेरी सलाह अपने सभी मित्रों से, लिसन टू माई वीडियोज एंड यू विल अंडरस्टैंड। फॉर एनी डेमोक्रेसी टू सक्सीड, it is of utmost importance that it must have a robust and strong opposition. In other words, for India to succeed, it must have a strong opposition. Do we have one? The success of America lies in its strong political parties, the Democratic Party and the Republican Party, which are equally strong. So, what is the solution? For India to succeed and flourish, the Congress party must be strong, as it is the only national party in India in the opposition. And for Congress party to become strong, it must mend its ways, and my efforts are towards that. Do you think the present leadership of the Congress has it? The leader has to have the leadership instincts, which neither Rahul nor Pinky have. Remember, in the last episode, I had asked Rahul if he knows how to feel the pulse of the people. And in the same episode, I had asked Rahul that time is yet not lost. Ask for a CBI inquiry into the Sushant Singh Rajput murder case from the Maharashtra government, of which you are a part. You did not, and neither did you have the guts to question Uddhav Thackeray on this. Justice for SSR is a worldwide movement now, which you could have spearheaded had you been forthright in catching the issue. Now you have lost the opportunity. CBI inquiry has already been instituted without your asking. And mark my words, the Maharashtra government will be gone in a few months. राजस्थान सरकार भी कुछ हफ्तों की मेहमान है. Then where will you look for the Congress party? You also lost the opportunity to win the hearts and minds of the people of Bihar by not doing anything on the SSR mystery. Remember, election is to happen in Bihar soon, a state where the party has almost no base. The party may not succeed in even getting double digits. Talking on Zoom will not enthuse the cadre. That is why I told you that you do not have the instincts of a leader. One decision you took, about which I was happy. You took the moral responsibility of the Lok Sabha election defeat in 2019 and you resigned. Now after a year, you wish to come back, and that is why your goons are browbeating the elders within the party. Now that, not that they are any good, but you must persevere with your decision. A leader must stick to his decisions and leave the mantle of the Congress party to a worthy person. Pinky was appointed a general secretary of the party from nowhere, and without having ever done anything for the party. What kind of message does it send in a so-called democratic institution? And let me tell you today, in the next Uttar Pradesh elections, where Pinky is running back and forth, even the newer outfits will fare better than the 150 years old Congress party. And all this because you three have converted the Congress party into a private limited company. Remember, in a private limited company, there is no space for public.
And for a political party to succeed, you need public. So for the sake of the party, for the sake of the 150-year-old Congress party, let it be run by the public. बात जब कांग्रेस पार्टी पर चल रही है तो इनके नेताओं की वेल्थ यानी जमा पूंजी के बारे में भी जान लें। पब्लिक डोमेन पर मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया जी की वेल्थ सिर्फ 70,000 करोड़ है। रॉबर्ट वड्रा जो पिंकी के पति हैं की पूंजी सिर्फ 14,000 करोड़ है। यह इसलिए बता रहा हूं कि इतना धन काफी है जरूरतमंदों के मदद के लिए, अगर दिल में इच्छा हो तो, वरना सोनू सूद के पास तो शायद इतना भी धन नहीं होगा, पर उसने आगे बढ़कर पैंडेमिक से पीड़ित लोगों की मदद की। और आप लोग इतना सब होते हुए भी सरकार का ना रोते रहे। क्या देश इसे कभी माफ करेगा? क्या सोचते हैं आप लोग? अब कुछ भारत की राजनीति की बात। मोदी जी, आपका धन्यवाद कि आपने हमें राम मंदिर दिया, पर आप बाकी के इंतजाम भी तो हो, क्योंकि भूखे पेट भजन न होए गोपाला। आपकी सोच भारत के लिए बिल्कुल ही अत्याधुनिक है और इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है। पाकिस्तान को आपने ही औकात पर लाकर रखा हुआ है। चीन को भी आपने दुस्साहस करने का मौका नहीं दिया। महामारी को एक नए अंदाज से देखने की जरूरत है ताकि लोगों में जो एक डर पैदा हो गया है वो खत्म हो। उम्मीद है बहुत कुछ 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से आपके संबोधन से पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बिहार के आगे की इतिहास की, और कई और तथ्यों के साथ फिर आऊंगा और मिल बैठकर चर्चा करेंगे आपके अपने प्रोग्राम वीकली टेक्स फ्रॉम न्यूयॉर्क में। हाँ, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले एपिसोड की सूचना आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।